रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पल्पाइटिस के बारे में ये हम क्लिनिकल डायग्नोसिस में भी डाल सकते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट बोल रहा है कि प्रोविजनल डायग्नोसिस या फिर क्लिनिकल डायग्नोसिस में बोल सकते हैं। बिकॉज अगर पेशेंट बोल रहा है कि मैंने जब मिठाई खाया तब उसी टाइम पे मेरे को दर्द हुआ, बट जब मैंने मिठाई खाना मेरा कंप्लीट हो गया उसके बाद मेरा दर्द नहीं हुआ। सो बेसिकली वो डिपिक्ट ये कर रहा है कि ये जब स्टिमुलस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मूड। सो गाइस, पिछली बार हम लोग प्रोविजनल डायग्नोसिस तक बात किए थे डेंटल कैरीज के बारे में। आज हम इस वीडियो में फाइनल डायग्नोसिस या फिर जो रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस होता है उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। जो रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस या फिर जो हमारा फाइनल डायग्नोसिस है उसमें हार्डली 6-7 चीजें हैं जो कि आएगा। जैसे कि आपका आ जाता है एक्यूट इरिवर्सिबल पल्पाइटिस, क्रोनिक इरिवर्सिबल पल्पाइटिस, रिवर्सिबल पल्पाइटिस, फिर पेरियापाइकल के इन्फेक्शन सारे, जैसे कि पेरियापाइकल एब्सिस हो गया, इट कैन बी एक्यूट और इट कैन बी क्रोनिक। फिर आपका आ जा रहा है पेरियापाइकल सिस्ट, रेडिकुलर सिस्ट एंड पेरियापाइकल ग्रैनुलोमा, एंडोपेरियोलिजियन, और उसके बाद आपका आ जाता है फिनिक्स एब्सिस। सो बेसिकली ये सारे जितना चीजें मैं बोला ये आपका फाइनल डायग्नोसिस या फिर रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस में आ सकता है। सो गाइस, वॉच द वीडियो टिल लास्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। सो गाइस, मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हैं डॉक्टर डेंटल। मैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस का इंटर्न हूँ। सो अगर आपको कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस के रिलेटेड कुछ भी जानना है देन मेरे चैनल में ऑलरेडी बहुत सारा वीडियोस अपलोडेड है। एंड अगर आपको एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज कुछ जानना है देन नीचे दिया गया डायरेक्टर सर के कॉन्टैक्ट नंबर पे आप जाके डायरेक्टली बात कर सकते हैं। सो गाइस, जैसे कि मैं आपको बता रहा था फाइनल डायग्नोसिस या फिर रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस के बारे में। अगर मैं बात करूं, अगर मैं पल्पाइटिस का बात करूं यानी कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पल्पाइटिस के बारे में, ये हम क्लिनिकल डायग्नोसिस में भी डाल सकते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट बोल रहा है कि प्रोविजनल डायग्नोसिस या फिर क्लिनिकल डायग्नोसिस में बोल सकते हैं। बिकॉज अगर पेशेंट बोल रहा है कि मैंने जब मिठाई खाया तब उसी टाइम पे मेरे को दर्द हुआ, बट जब मैंने मिठाई खाना मेरा कंप्लीट हो गया उसके बाद मेरा दर्द नहीं हुआ। सो बेसिकली वो डिपिक्ट ये कर रहा है कि ये जब स्टिमुलस दे रहे हैं तब पेन हो रहा है, एंड स्टिमुलस जब निकल जा रहा है या फिर निकल जा रहा है या फिर हम रिमूव कर रहे हैं स्टिमुलस को, उसके बाद और पेशेंट को पेन नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि ये है हमारा रिवर्सिबल पल्पाइटिस। एंड इरिवर्सिबल पल्पाइटिस का अगर बात किया जाए उस केस में बेसिकली क्या होता है कि पल्प इतना इन्फ्लेम हो चुका है, पल्प का डैमेज इतना हो चुका है कि वो फिर से अपना ओरिजिनल स्टेट को रिटर्न नहीं कर सकता है, और इसका जो पेन है वो स्टिमुलस को रिमूव करने के बाद भी कंटिन्यू रहेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल पल्पाइटिस। अगेन इट कैन बी एक्यूट एंड क्रोनिक, जो कि डिसाइड होता है कि जो माइल्ड डॉलेकिंग टाइप ऑफ पेन है वो 13 दिन के अंदर हुआ है या फिर ये 13 दिन से ज्यादा हो चुका है। इसके ऊपर डिपेंड करेगा एक्यूट और क्रोनिक इरिवर्सिबल पल्पाइटिस के बारे में। फिर हमारा आता है जो मेन रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स आता है, जैसे कि पेरियापाइकल एब्सिस हो गया, पेरियापाइकल ग्रैनुलोमा हो गया, पेरियापाइकल सिस्ट हो गया, और आपका फिनिक्स एब्सिस हो गया या फिर एंडोपेरियोलिजियन हो गया। ये सारे चीजों में बेसिकली क्या होता है, आपको ये सारे चीज रेडियोलॉजिकली इंटरप्रेट करके ही डायग्नोसिस देना पड़ेगा। सो दिस इज बेसिकली नॉट ओनली द फाइनल डायग्नोसिस फॉर इन द केस ऑफ पल्प एंड पेरियापाइकल इन्फेक्शन, rather it is also the radiological diagnosis। क्यों? क्योंकि आप जब रेडियोलॉजी देख रहे हैं, जब आरबीजी को इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसके बाद आप डायग्नोसिस दे रहे हैं। सो इसीलिए हम इसको रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस भी बोल सकते हैं। सो अगर मैं बात करूं पेरियापाइकल एब्सिस का, स्पेशली इन द केस ऑफ क्रोनिक पेरियापाइकल एब्सिस, पेरियापाइकल रीजन में आपको थोड़ा सा लॉस ऑफ लैमिना ड्यूरा दिखेगा, चाहे आपका जो पीडियल स्पेस है वो इंटैक्ट हो या फिर वाइडनिंग हो। सो आपका डायग्नोसिस कैसे कैसे वैरी करेगा। मान लीजिए आपको सिर्फ वाइडनिंग ऑफ पीडियल स्पेस दिख रहा है एंड इंटैक्ट लैमिना ड्यूरा दिख रहा है, सो इस केस में हो सकता है एंड मे बी देयर इज अ हॉरिजॉन्टल बोन लॉस या फिर एंगुलर बोन लॉस या फिर वर्टिकल बोन लॉस। इन दैट केस आपका जो डायग्नोसिस होगा वो लोकलाइज्ड पेरिडोंटाइटिस होगा। वेदर आपको बट ये चेक करना पड़ेगा कि क्या पेशेंट का डेंटल कैरीज है। यहाँ पे 2 ऑप्शन अगेन आ रहा है। हो सकता है कि पेशेंट का डेंटल कैरीज हो बट पल्प इन्वॉल्व नहीं हुआ है, बट आपका अगर रेडियोग्राफिकल फाइंडिंग्स आप निकालेंगे तब आपको क्या दिख रहा है, देयर इज एविडेंस ऑफ लॉस ऑफ एनामेल एंड डेंटिन सजेस्टिंग ऑफ डेंटल कैरीज। ये आपको पता चल गया कि डेंटल कैरीज है बट इसमें पल्प इन्वॉल्व नहीं हुआ है। सेकेंड चीज ये है कि
मान लीजिए आपका वाइडनिंग ऑफ पीडियल स्पेस है, इंटैक्ट लैमिना ड्यूरा है, होरिजेंटल बोन लॉस है, बट पेरियापाइकल में कुछ नहीं है, एंड देर इज लॉस ऑफ एनामेल एंड डेंटिन एंड डेंटल कैरीज है उसमें। बट इस केस में आपका अगर पेशेंट पेन का कंप्लेन भी ले रहा है, इस केस में आपका डेंटल कैरीज तो हुआ है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ देर इज होरिजेंटल बोन लॉस एंड वाइडनिंग ऑफ द पेडियल स्पेस, सो इस केस में पेशेंट का लोकलाइज्ड पेरियोडोंटाइटिस हुआ है। डेंटल कैरीज तो है जिसको हम रेफर करेंगे कॉन्स डिपार्टमेंट एंड एंडोडोंटिक डिपार्टमेंट, बट एट द सेम टाइम हमको पेरियो को भी रिफर करना पड़ेगा बिकॉज पेशेंट का होरिजेंटल बोन लॉस है एंड वाइडनिंग ऑफ द पीडियल स्पेस है। ये एक आपका हो गया। अगर अभी एक दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि मान लीजिए पेशेंट का वाइडनिंग ऑफ द पीडियल स्पेस है, इंटैक्ट लैमिना ड्यूरा भी है, एंड उसके बाद डेंटल कैरीज है बट पल्प इन्वॉल्व नहीं हुआ है, एंड टेंडरनेस एंड परकशन जो है वो पॉजिटिव है। इस केस में आपका जो डायग्नोसिस आएगा, डेंटल कैरीज तो है ही, बट इस केस में आपका जो डायग्नोसिस आएगा वो है अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस आएगा। क्यों? क्योंकि टीओबी ऑन वर्टिकल परकशन इज पॉजिटिव, सो इसीलिए अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस होगा। तीसरा चीज ये है, अगर मैं एब्सेस का बात कर रहा हूं, कैसे आपको पता चलेगा, पता चलेगा कि आप ये आपका पेरियापाइकल एब्सिस है या फिर पेरियोडोंटल एब्सिस है। अगर टूथ का इटायोलॉजी यानी कि पल्पल इटायोलॉजी एब्सेंट है एंड जिंजाइवा में स्वेलिंग है, देन इट विल बी पेरी अपाइकल, नहीं ये होगा पेरियोडोंटल एब्सिस, अगर जिंजाइवा में स्वेलिंग है। बट मान लीजिए पेशेंट बोल रहा है कि मेरे को दर्द है एंड बट आपको पल्पल इटायोलॉजी नहीं दिख रहा है एंड टेंडरनेस ऑन वर्टिकल नहीं होरिजेंटल परकशन पॉजिटिव है, इस केस में भी आपका पेरियोडोंटल एब्सिस होने का चांसेस है। रेडियोलॉजिकली आपको क्या दिखने वाला है? अगेन वाइडनिंग ऑफ द पीडियल स्पेस, lamina dura will be intact and there will be either horizontal bone loss or vertical bone loss हो सकता है, एंड इस केस में बहुत सारे केसेस में पॉकेट और ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग जो है वो भी पॉजिटिव रहता है। अगर मैं आपको पेरियापाइकल सिस्ट का बात करूं, सॉरी पेरियापाइकल एब्सिस का बात करूं, इस केस में आपका लॉस ऑफ लैमिना ड्यूरा तो पक्का रहेगा, आप लैमिना ड्यूरा को ट्रेस नहीं कर पाएंगे, एंड इस केस में भी आपका वाइडनिंग ऑफ पीडियल स्पेस रह भी सकता है एंड पीडियल स्पेस जो है वो इंटैक्ट पीडियल स्पेस भी रह सकता है। वो डिपेंड करेगा एज के ऊपर ऑफ द पेशेंट, एज ऑफ द पेशेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। सो ये है पेरियापाइकल एब्सिस के बारे में। फिनिक्स एब्सिस क्या है? वो एक एक्यूट एक्साजर्वेशन ऑफ द सॉरी फिनिक्स एब्सिस का अगर मैं बात करूं, सो फिनिक्स एब्सिस बेसिकली काइंड ऑफ एक्यूट पेरियापाइकल एब्सिस है। सो ये जो एक्यूट पेरियापाइकल एब्सिस है उसका अगर कंटिन्यूटी रहा, वो बार बार हो रहा है पेशेंट में, बट वो धीरे धीरे क्या होगा, वो क्रोनिक में नहीं बोला जाएगा, वो फिनिक्स एब्सिस बोला जाएगा उसको। और अगर मैं अभी सिस्ट का बात करूं, स्पेसिफिकली तो पेरियापाइकल सिस्ट जो कि मोस्ट कॉमनली होता है, उस केस में आपको पेरियापाइकल रीजन में प्रॉपर लॉस ऑफ बोन दिखेगा। सो ग्रैनुलोमा का अगर मैं बोलूं, इट इज लेस देन 1.5 सेंटीमीटर, और अगर आपको मैं सिस्ट का बात करूं, इट इज मोर देन 1.5 सेंटीमीटर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रैनुलोमा एंड द सिस्ट। और जो ग्रैनुलोमा होता है उसका स्क्लेरोटिक बर्डर रहता है, बट सिस्ट का स्क्लेरोटिक बर्डर नहीं रहता है। सो ये हो गया हमारा पेरियापाइकल सिस्ट और पेरियापाइकल ग्रैनुलोमा का थोड़ा बहुत चीजें। एंड उसके बाद जो आता है एंडोपेरियो लीजन, जो कि बेसिकली उसमें क्या होता है, इट कैन बी लाइक ऐसे हो सकता है कि ये प्राइमरीली एंडो हो सकता है जिसमें डेंटल कैरीज के वजह से हमको बोन लॉस दिख रहा है। इट कैन बी प्राइमरीली पेरियो यानी कि डेंटल का कुछ दिक्कत नहीं हुआ है, बट दिक्कत ये है कि उसका पेरियोडोंटली बोन लॉस हुआ है ज्यादा, एंड टूथ पल्पल इटायोलॉजी उतना नहीं है, सो इट इज कॉल्ड द प्राइमरी पेरियो। एंड उसके बाद एक आता है कंबाइंड एंडोपेरियो, जिसमें क्या होगा कि एंडो का भी प्रॉब्लम है यानी कि पल्पल इटायोलॉजी भी है एंड बोन लॉस भी है, और एक होता है आपका इंडिपेंडेंट एंडो इंडिपेंडेंट पेरियो, जिसके कि इस मतलब लाइक डेंटल कैरीज हुआ है या फिर पल्पल इन्वॉल्वमेंट हुआ है, उसका हमारा पेरियोडोंटल के साथ कुछ रिलेशन है नहीं। सो ये हो जाता है हमारा एंडोपेरियो लीजन। एंड मैक्सिमम टाइम क्या होता है बच्चों का एंडोपेरियो लीजन को डायग्नोसिस देने में बच्चों को बहुत गलतियां होता है, बिकॉज वो पहचान नहीं पाते कि एंडोपेरियो लीजन है। सो एंडोपेरियो लीजन को जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि कंटिन्यूअस बोनलेस होगा अराउंड द रूट ऑफ द टूथ, टूथ के रूट के चारों तरफ कंटिन्यूअस बोनलेस हुआ होगा।
ये एक बात है। एंड अगर फर्केशन एरिया में अगर आपको बोन लॉस दिख रहा है, देन इट इज लाइक एब्सोल्युटली आप आंख बंद करके उसको एंडोपेरियोलिजन का डायग्नोसिस दे सकते हैं। सो ये हो गया आपका जितने सारे डायग्नोसिस होना चाहिए डेंटल कैरीज में। सो अगर आपका क्लिनिकल फाइंडिंग से डेंटल कैरीज, देन आपके पास प्रोविजनल डायग्नोसिस में क्या रहा, pulpitis that can be reversible and irreversible, and if it is irreversible again it can be chronic or acute। उसके बाद अगर मैं फाइनल और acute पेरियापाइकल एब्सेस भी हो सकता है। बट अगर मैं क्रोनिक पेरियापाइकल अगर मैं फाइनल डायग्नोसिस का बात करूं, उसमें आपके पास बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि पेरियापाइकल एब्सेस हो सकता है, पेरियापाइकल सिस्ट हो सकता है, अपाइकल पेरोडोंटाइटिस हो सकता है, या फिर आपका एंडोपेरियोलिजन हो सकता है, पेरियापाइकल ग्रैनुलोमा हो सकता है, पेरियापाइकल सिस्ट हो सकता है, एंड फिनिक्स एब्सेस भी हो सकता है। सो ये सारे, और कभी कभी फ्रैक्चर टूथ के वजह से, जैसे एलिस क्लासिफिकेशन का फ्रैक्चर में बता लाइक है, मेरा ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में मैं एलिस फ्रैक्चर के बारे में भी बोला हूँ, उसके रिगार्डिंग भी के वजह से भी ये हो सकता है। सो गाइज, ये हमारा डेंटल कैरीज का पार्ट 2 का वीडियो था, जिसमें मैं कंप्लीटली बता दिया हूँ आपको कि डेंटल कैरीज के वजह से लाइक डेंटल कैरीज एक डायग्नोसिस है या फिर ये क्लिनिकल फाइंडिंग्स है। So thank you for watching this video. Don't forget to like, share and subscribe the channel, and also click on the bell icon to get the notifications fast.